हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर क्या है तथा इसने किस प्रकार से पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित किया है, जिसके वजह से शायद इसे हम न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। या यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूक्लियर परीक्षण या परमाणु शक्ति का विकास के साथ में जिस प्रकार से अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में इसका प्रसार हुआ, साथ ही साथ में भारत में भी जो न्यूक्लियर परीक्षण या जो टेस्टिंग होता है इसका प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि हम आगे देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पे परीक्षण, न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट और इसके प्रसार विकास को में किस प्रकार से भारत भी संलग्न हुआ था, इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम आगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से ये आगे विकसित हुआ और अभी तक विश्व के राजनीति को प्रभावित किए हुए हैं, इसकी चर्चा आप लोगों से करूंगी। अब जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं और जिस प्रकार से ये विश्व के राजनीति से जुड़ता है, इसे हम न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियर पावर या एनर्जी जो है उसने पूरे विश्व को या पूरे ग्लोब को प्रभावित करके रखा हुआ है, जिसके विषय से हम इसे ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं परमाणु शक्ति एवं वैश्विक राजनीति के विषय में, तो ये दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, या हम परमाणु शक्ति की बात करें या वैश्विक राजनीति से। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में ही कहा था कि विश्व के जितने भी देश हैं उनके बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि एक होड़ सी मची हुई है कि कैसे दूसरे अन्य देश से आगे बढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी या पावर एक किसी राष्ट्र के पास में हो पाए। और इसी ने पूरे जो विश्व की राजनीति है उसे बदलने का भी कार्य किया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी जो टाइम्स है उसमें भी जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और अभी जिस प्रकार से कोरोना के बाद में विश्व का परिदृश्य में जैसा हम लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनर्जी है या न्यूक्लियर पावर या जिसे हम परमाणु शक्ति कहते हैं, इसका अहम रोल यहाँ हमें देखने को आने वाले समय में मिलेगा। आगे जब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया भी जो है इसे परमाणु परीक्षण से प्रभावित हुआ था, तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहली बार परमाणु परीक्षण कर विश्व में परमाणु शक्ति का अपना प्रदर्शन भी किया था। नॉर्थ कोरिया के द्वारा 2013 में भी परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया है। अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 10 परमाणु हथियार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित इजराइल और ईरान के पास परमाणु शक्ति होने के संदर्भ में कोई अधिकारित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि इजराइल और ईरान जो है वो आगे रहते हैं परमाणु शक्ति के क्षेत्र में, या वो सशक्तिकरण का होड़ रहा हो या विकास करना हो आर्मी के डेवलपमेंट या उसको लार्ज नंबर्स को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमाणु शक्ति है उसमें भी ये दोनों ही देश इजराइल और ईरान किसी भी प्रकार से पिछड़े हुए नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम फ्रांस और चीन के विषय में यदि बात करते हैं तो 210 और फ्रांस के पास में 210 और चीन ने 45 परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया है। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिल रहा है कि फ्रांस और चीन दोनों ही जो है वो भी परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। और इतने लार्ज नंबर्स में जैसा इनके द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों से भी बात किया कि 210 फ्रांस के द्वारा और 45 चीन के द्वारा, ये बताता है कि किस प्रकार से सभी जो विश्व के देश हैं वो एक से दूसरे से आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के विषय में। यदि हम पाकिस्तान के विषय में और परमाणु जो हथियार है उसके उपयोग के विषय में बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हथियार बनाने का काम 70 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाकिस्तान के पास में 120 परमाणु हथियार है। जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तान जो है वो बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी में बिलीव करता है। भारत के साथ में इसके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं।
लगातार पाकिस्तान के द्वारा भारत को परमाणु हथियार के उपयोगों की धमकी भी दी जाती है। और यहाँ पे परीक्षण जो है 70 के दशक में ही पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हथियार का किया जाना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70,000 से अधिक परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ 70,000 परमाणु हथियार का होने का अनुमान लगाना, ये यहाँ पे एकदम कंफर्म्ड कहा जा सकता है कि इसकी संख्या कहीं ना कहीं 70,000 से अधिक ही रही होगी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि परमाणु शक्ति को प्राप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय होड़ क्या रही है, इसका उदाहरण हमें 1945 के बाद किए गए 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण से पता लग सकता है। अगर इन हथियारों की मारक क्षमता की यदि हम बात करते हैं तो पूरे विश्व को कई बार इनके उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा कि परमाणु शक्ति जो है और इसके उपयोग का एक अंतर्राष्ट्रीय जो होड़ है वो मचा हुआ है। और यहाँ पे उदाहरण स्वरूप ये कहा जा सकता है कि 2000 से अधिक जो है परमाणु परीक्षण का हमें जानकारी 1945 के पश्चात ही मिलता है। तो 1945 जो है एक यहाँ टेंटेटिव हम मान सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर का यहाँ से जो शुरुआत ही होता है, या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ही हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1945 से, भले वो शीत युद्ध का ही काल क्यों नहीं रहा हो, पर परमाणु शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय होड़ है वो उसी समय से प्रारंभ भी हो गया था। उल्लेखनीय है कि इनमें से 85% परीक्षण अमेरिका और रूस के द्वारा किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस और अमेरिका विश्व की महान शक्तियां हैं और पूरा विश्व और जितने भी देश हैं इन्हीं दो खेमों में बटे हुए दिखते हैं। 1945 या हम कह सकते हैं यहाँ पे जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही जिस समय एंड हुआ था और जब कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई थी, उसी समय हम देखते हैं कि पूरा जो विश्व है वो 2 सुपर पावर ब्लॉक्स में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था तथा दूसरा का रूस कर रहा था। हालांकि अभी जो है पूरा विश्व यूनिपोलर हो गया है और अमेरिका ही जो है वो एक सुपर पावर की तरह दिख रहा है। फिर भी पूरे जो शीत युद्ध का जो पूरा काल रहा है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि अमेरिका और रूस जो सुपर पावर्स हैं उनके द्वारा 85% जो है वो परीक्षण परमाणु शक्ति का इनके द्वारा किया गया था। परमाणु शक्ति का महत्व क्या है, यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि परमाणु संपन्न देश परमाणु शस्त्र कटौती संधि की उपस्थिति के बाद भी परमाणु हथियारों में कटौती करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। आगे यदि हम यहाँ पे और चर्चा करते हैं परमाणु जो है हथियारों के उत्पादन के विषय में, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों के उत्पादन को सीमित करने, उनके प्रयोग एवं परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसार को या विश्व को दो महाशक्तियों के बीच 1967 में परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा ही इसका हुआ था। और यहाँ पे जो 1967 का परमाणु अप्रसार संधि है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरे विश्व के राजनीति की यदि हम बात करते हैं तो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से 12 जून 1968 को पारित कर दिया था। परमाणु अप्रसार संधि का वैश्विक स्तर पर काफ़ी अधिक महत्व है, जिसे हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इस संधि के द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का राज्यों द्वारा दुरुपयोग इसे रोकने के लिए एक नियमन प्राधिकरण की व्यवस्था है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व में शांति की बहाली की जा सके। तो यहाँ पे जो है ये नियमन जो प्राधिकरण है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यदि पूरे विश्व में शांति बहाली की बात की जाए तो।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि के विषय में, तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि कोई भी देश किस सीमा तक परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे कि ऊर्जा और चिकित्सा में कर सकता है। इस संधि के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है वह यह है कि कोई भी परमाणु संपन्न देश अकेले या मिलकर अपने हथियार किसी भी राष्ट्र को नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो ये क्लॉज लगाया गया है कि परमाणु संपन्न देश अकेले या मिलकर अपने हथियार किसी भी राष्ट्र को नहीं दे पाएंगे, एक प्रकार से यह प्रयास है कि किस प्रकार से परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों का जो होड़ लगा हुआ है पूरे विश्व में, उसको रोकने का ये एक प्रयास रहा है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक राष्ट्र परमाणु हथियारों की होड़ को खत्म करने और परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए बाध्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ही जब यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, उस समय से हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। और यहाँ पे जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो यहाँ सिग्नेचर हुआ था जिस पर, उसके बाद में परमाणु निशस्त्रीकरण को और अधिक प्रभावशाली बनाने तथा राष्ट्रों को इसके लिए बाध्य करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ था। आगे जब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि अगर इस संधि के संदर्भ में भारत का पक्ष रखा जाए तो भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण तथा असमानता पर आधारित एक पक्षीय एवं अपूर्ण मानता है। तो यहाँ पे भारत का जो सोचना है इस संधि को लेकर के वह यह रहा है कि यह संधि जो है वो भेदभावपूर्ण है तथा असमानता के आधारशिला पर इसे रखा गया है और ये एक पक्षीय है एवं अपूर्ण है। क्योंकि भारत का यह मानना है, एक पक्षीय इसलिए क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों पर एक हस्तक्षेप का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। इस संधि के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है कि जो राष्ट्र अभी तक परमाणु बम नहीं बना सके हैं वो भविष्य में निर्माण इसका नहीं कर सकेंगे। और शायद यही कारण है कि भारत इस संधि को एक पक्षीय कहता है, क्योंकि ये जो क्लॉज है यहाँ पे कि जो राष्ट्र अभी तक परमाणु बम नहीं बना सकते हैं वो भविष्य में इसका निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो ये एक दोहरा मापदंड हो जाता है, क्योंकि जितने जो सुपर पावर्स हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास में बहुत पहले से ही परमाणु बम उपलब्ध हैं और ये बाकी देशों को रोकने का एक प्रयास रहा है। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार के विरोध में ही रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दिसंबर 1993 में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का ब्यौरा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया है। आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक जमीनी हकीकत की ओर अगर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि परमाणु शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि परमाणु शक्ति जो है ये बिल्कुल विद्यमान है पूरे विश्व में। इसने पूरे ही विश्व के राजनीति को प्रभावित करके रखा है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पूरे ही विश्व को एक प्रकार से नियंत्रित करने के लिए और प्रभावित करने का कार्य भी किया है। इस परमाणु शक्ति ने नई वैश्विक व्यवस्था में देशों के बीच विद्यमान प्रतिद्वंदिता, घोर अराजकता और बढ़ते संघर्ष को एक नया आयाम दिया है। इस संधि ने, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, कि इसने जितने भी राष्ट्र हैं पूरे विश्व में उनके बीच में प्रतिद्वंदिता, अराजकता और संघर्ष को बढ़ाने का कार्य किया है या एक नया दिशा प्रदान किया है, क्योंकि सभी देश प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लगातार परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। इसे झुटलाया नहीं जा सकता है और ये परमाणु शक्ति जो है ये अभी के विश्व के राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़े, हम कह सकते हैं कि आधार स्तंभ के जैसा कार्य कर रहा है, जिसने पूरे ही विश्व की राजनीति को प्रभावित करने का
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करने का कार्य किया है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स अभी का हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसपे कि सही मायनों में कार्य करना बहुत आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे विश्व को विध्वंस से रोका नहीं जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।